मैट्रिसेस का पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। और आज हम पढ़ेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स निकालने की कुछ दो टाइप्स। तो शुरू करते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसको हम कह सकते हैं कि वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है इंडेक्स m का तब जब वो ये स्टेटमेंट प्रूफ करे कि a पावर m इज इक्वल टू 0 हो और a पावर m इज -1 इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब ऐसा कब होगा? हम एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको कि जैसे a पावर 3 है, कोई मैट्रिक्स a है जिसका a पावर 3 जो है वो इक्वल टू 0 है और a पावर 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस केस में अगर a पावर 3 इज इक्वल टू 0 है तो जो उस मैट्रिक्स को हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे और उसका इंडेक्स जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स कैसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे हम पीरियोडिक मैट्रिक्स तब कहेंगे जब a पावर k+1 इज इक्वल टू a के इक्वल होगा, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इट इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देन मैट्रिक्स A इज सेड टू बी पीरियड ऑफ k। अब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम पीरियोडिक मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब वो k+1 के बाद a के ही इक्वल आ जाए, यानी a पावर k+1 इज इक्वल टू a के इक्वल आ जाए। यानी अगर हम कोई k वैल्यू ले रहे हैं और उसमें +1 ऐड करके उसकी a की उतनी ही पावर हम कर देते हैं और वो a के इक्वल आ जाता है, तो हम देख सकते हैं कि वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो उससे छोटा कोई और इंटीजर हो ही ना जिसमें हम उसकी पावर अगर +1 कर दें तो वो a के इक्वल आ जाए। तो उसे हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो k पीरियड का है। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब जब a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए हो और वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हो। अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका कोई ट्रांसपोज है जो इक्वल टू I है तो हम उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है उसकी, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हमें ये प्रूफ भी करना होगा इस प्रॉपर्टी को कि कोई दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने लिया है और उसके प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। लेट A एंड B बी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू I। इक्वेशन 1, B इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू बी इज इक्वल टू I। ये हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के स्टेटमेंट से हम ये लिख सकते हैं इतना। इसको पहले को इक्वेशन 1 बना देते हैं और दूसरे को इक्वेशन 2 बना देते हैं। अब हमें अगर प्रूफ करना है कि उनके प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम उसे, ए बी को तो ए बी ही लिख देंगे एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जैसा हमने ट्रांसपोज के केस में पढ़ा था। और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम बी और बी ट्रांसपोज को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं और ए ट्रांसपोज को हम बाहर लिख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 से b इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, i के इक्वल है, तो a इंटू आई क्या होगा, a के इक्वल। a इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, हम इक्वेशन 1 से देख सकते हैं कि ये i के इक्वल है, तो इसे हम इक्वेशन 3 बना देते हैं। अब दूसरा उसका पार्ट है कि a b ट्रांसपोज इंटू ए बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसे, ए बी ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे हम, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ए बी। और फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एक ब्रैकेट में और फिर बी ट्रांसपोज और दूसरा बी हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 से कि ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या है, आई के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं आई। फिर बी ट्रांसपोज इंटू आई क्या लिख सकते हैं हम उसे, बी ट्रांसपोज,
और बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज बी क्या है, इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं वो आई के इक्वल है, तो हम इसे इक्वेशन 4 बना देते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 से, ए बी इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि ए बी इज एन ऑर्थोगोनल व्हेन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब जैसा कि कहा गया है कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो हम स्टेटमेंट से उसके ये लिख सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो अगर हम इन दोनों तरफ दोनों साइड में अगर हम इसका डिटरमिनेंट ले लें, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट। अब जैसा हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से कि ए इंटू ए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होती है, ए डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और एक और प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हम लेते हैं तो उसके ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए इंटू ए डिटरमिनेंट इंटू ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है उसका वैल्यू 1 होती है। तो हम अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। तो डिटरमिनेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1। तो इसे हम प्रूव कर दिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, अगले मैट्रिक्स के टाइप पे। ये है यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है तो उसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या है, ए इंटू ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू, अगर आई की इक्वल आ जाए तो उसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन यूनिटरी मैट्रिक्स। अब इसे हम प्रूव करने के लिए करेंगे कि ए बी जैसा दिया हुआ है ऊपर कि ए और बी जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स के स्टेटमेंट से हम ये लिख सकते हैं ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई। इसे हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। और बी भी अगर यूनिटरी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो बी इंटू बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा इंटू बी इज इक्वल टू आई, ये इक्वेशन 2 है। अब उनका प्रोडक्ट हम करते हैं और उनका प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट का जो थीटा है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी थीटा। ए बी थीटा को हम लिख सकते हैं बी थीटा इंटू ए थीटा, जैसा ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी इंटू बी थीटा को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और ए थीटा को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ए इंटू बी थीटा की वैल्यू हम यहाँ से आई पुटअप कर सकते हैं। फिर ए इंटू आई की वैल्यू ए की इक्वल है और ए इंटू ए थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से आई की इक्वल, तो इसे हम इक्वेशन 3 बना देते हैं। अब इसी तरह ए बी पावर थीटा इंटू ए बी थीटा की वैल्यू बी थीटा इंटू ए थीटा लिख सकते हैं और ए बी को ए बी ही लिख सकते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए थीटा इंटू ए को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं और इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से आई लिख सकते हैं। तो बी थीटा इंटू बी क्या होगी, वैल्यू उसकी आई की इक्वल आएगी और इसको इक्वेशन 4 डाल देंगे। तो इक्वेशन 3 और 4 से हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ यूनिटरी मैट्रिक्स। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि इफ ए इज अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हमें शो करना है कि ए अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब हमें प्रूफ करना है कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई के इक्वल हमें दिखाना होगा। तो हम गिवन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, जैसा ये रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और गिवन एक और चीज है कि ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस आई, इक्वेशन 1 हम इसको पुट अप कर सकते हैं। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए है, माइनस ए की वैल्यू हम पुट अप करेंगे ए ट्रांसपोज की, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से माइनस आई, तो हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस आई इज इक्वल टू आई। इसको हम इक्वेशन 2 बना देते हैं। अब हम आगे देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से माइनस ए
और माइनस ए इंटू ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से माइनस आई है, तो माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू हम माइनस आई रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन 3 बना देंगे। तो इस इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसको प्रूव कर देता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, इज अ निलपोटेंट एंड फाइंड इट्स इंडेक्स। अब ये कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स अगर दी हुई है ये ए, उसे हमें प्रूव करना है कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका इंडेक्स भी कुछ होगा, तो वो हमें इंडेक्स फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि जैसा क्वेश्चन बोला है कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स से प्रूव करना है, तो वो उसका मतलब वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा ही होगा। तो अब हम उसको इंडेक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके पावर से उसको उसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, उसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या आ रही है, 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। अब देख सकते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कह सकते हैं कि इसका इंडेक्स जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। तब हम आगे ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की है और ए की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से रख सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ए क्यूब की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ गई, या नल मैट्रिक्स इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये लिख सकते हैं कि ए जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इंडेक्स 3 का। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ए दिया हुआ है 1 + 2i 2 - 3i 3 + 4i 4 - 5i 5 + 6i 6 - 7i 8 7 + 8i और 7। हमें ए थीटा निकालना है, यानी ए कंजुगेट का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले इसका कंजुगेट निकाल लेना चाहिए। तो कंजुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कोई कंजुगेट निकालता है तो उसमें जो है अगर प्लस आई है तो उसकी वैल्यू माइनस आई हो जाती है, और माइनस आई है तो उसकी वैल्यू प्लस आई हो जाती है। तो हम देख सकते हैं 1 + 2i की वैल्यू 1 - 2i, 2 - 3i की वैल्यू 2 + 3i, 3 + 4i की वैल्यू 3 - 4i, 4 - 5i की वैल्यू 4 + 5i, 5 + 6i की वैल्यू 5 - 6i, 6 - 7i की वैल्यू 6 + 7i, 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी क्योंकि 8 + 0i लिख सकते हैं, और 0 के सामने अगर माइनस लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 7 + 8i की वैल्यू 7 - 8i, 7 की वैल्यू 7। फिर हम इसका अगर ट्रांसपोज निकाल दें तो हमें ए थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सारे रोज जो है वो कॉलम से बदल जाएंगे, तो ये जो ऊपर वाला रो है वो पहले कॉलम में बदल जाएगा। तो 1 - 2i की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, 2 ये पूरा रो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, और फिर 4 + 5i 5 - 6i 6 + 7i हम दूसरे कॉलम में लिख देंगे जैसा मैंने यहाँ लिखा है। और तीसरे कॉलम में तीसरे रो को हम कॉलम में बदलेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, 7 - 8i यहाँ आएगा और 7 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब हम अपने पढ़ते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को और कह सकते हैं कि वो इनवर्स होता है और रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स होता है। अगर कोई मैट्रिक्स हम सपोज करते हैं ए और बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तब हम कह सकते हैं अगर एग्जिस्ट करता है वो, तो हम लिख सकते हैं ए दोनों का प्रोडक्ट a × b इज इक्वल टू b × a। ऐसा कभी बहुत रेयरली होता है कि a × b जो है वो b × a के इक्वल होता है और उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं कि a जो है वो या तो b का इनवर्स है या तो b जो है वो a का इनवर्स है, तभी ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आया। तब हम आगे चलते हैं, हम पहले पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब डिटर्मिनेंट हम निकालते कैसे हैं, कोई मैट्रिक्स अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 4 7 2 5 8 3 6 9 दिया हुआ है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, कोई भी रो ले लेंगे। रो समझ लीजिए हम रो 1 ले लेते हैं, तो इसमें हम पहली वैल्यू 1 लिए, तो इसका जो रो का जो पहला रो का जो है वो पहली पूरी रो कट जाएगी और वो नंबर का पूरा कॉलम कट जाएगा। तो अगर हम 1 लिए तो ये दोनों कट गए, तो वैल्यू क्या बची 5 6 8 9। अब हम क्या करेंगे 5 × 9 करेंगे -6 × 8 करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है। अब हम 2 लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ प्लस साइन के साथ है ये, तो यहाँ माइनस साइन के साथ आएगा,
और फिर ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा, तो फिर हम -2 लिख दिए यहाँ पर। अब इसका ये पूरा रो और ये उसका कॉलम कटेगा, तो 4 × 9 -7 × 6, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है। फिर अब हम 3 के पास आएंगे, तो 3 की यहाँ वैल्यू +3 लिखेंगे, क्योंकि पहले में हम प्लस लिखते हैं, दूसरे में माइनस लिखते हैं, तो तीसरे में फिर प्लस लिखते हैं। तो अगर हम 3 लेते हैं तो उसका पूरा रो कट जाएगा, उसका पूरा कॉलम कट जाएगा। तो हम देख सकते हैं 4 × 8 करेंगे और -5 × 7 करेंगे, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। अब हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि अगर a जो है वो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 है, तो इसका डिटरमिनेंट जनरल फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे? A डिटरमिनेंट, जैसा मैंने बताया कि A11 अगर हमने लिया तो उसका रो और उसका कॉलम कट जाएगा, और फिर जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, A22 × A23 माइनस A23 × A32। फिर अब इसके सामने एक प्लस है तो दूसरा माइनस आएगा, A12। अब इसका रो और इसका कॉलम काट देंगे, तो A21 × A33 माइनस A31 × A23। अब दूसरा जो है वो फिर प्लस होगा, क्योंकि पहला प्लस है तो दूसरा माइनस और तीसरा फिर प्लस होगा, तो A13 उसका रो उसका कॉलम काटेंगे, तो A21 × A23 A32 माइनस A31 × A22। तो ये जनरल फॉर्म है। ऐसे ही हम सारे का निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार 2 × 2 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए A = A11, A12, A21, A22 दिया है, तो इसका डिटरमिनेंट तो और इजी है, क्योंकि केवल ये 2 ऑर्डर का है। तो हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? A11 × A22 माइनस A12 × A21। ये अब हम जान लेते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स उससे कहते हैं जिनका जो इन्वर्टिबल नहीं होता, यानी उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। और वैसे ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। अब हम देख लेते हैं कि सब मैट्रिक्स क्या होती हैं, सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सब मैट्रिक्स क्या होती हैं? सब मैट्रिक्स अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लिए हैं, जैसे A ये है, A = 2 3 4 1 0 5 0 2 3, तो सब मैट्रिक्स हम कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं 2 × 2 का ऑर्डर का, 1 × 1 के ऑर्डर का। जैसे 0 5 2 3, कोई भी 4 एलिमेंट ले लिए हमने, 0 5 2 3 3 4 0 5 1 0 0 2। हम किसी भी एलिमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 9 + 9 यानी 18 हमारे पास इसके सब मैट्रिक्स आ सकते हैं। तो हम ये एग्जांपल है कुछ सब मैट्रिक्स का ए में, और ऐसे कई हम सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट क्या होता है कि वो जैसे ए हमने यहां पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम एडजॉइंट निकालना अगर चाहते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? A11 A12, ये कैपिटल A1 है, A11 इसका मतलब होता है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर निकालना हम जानेंगे। A11 पहले हम देख लेते हैं एडजॉइंट ए कैसे हम उसको देखेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर जनरली क्या होता है कि अगर हम जैसे A11 का कोफैक्टर जानना चाहते हैं, A11 का, स्मॉल A11 का, तो कोफैक्टर इसका क्या होगा? 1 का जो जहां 1 है उसका पूरा रो और उसका पूरा कॉलम काट देंगे, तो 5 × 9 माइनस 6 × 8 कर देंगे, वो उसको हम माइनर कहते हैं, माइनर। और फिर अगर हम -1 पावर i + j कर दें, यानी i + j क्या होगा? A11 अगर हमने लिया है तो यहाँ पर A11 में i की वैल्यू जो है 1 के इक्वल है और j की वैल्यू भी जो है वो 1 के इक्वल है, तो इन दोनों का क्या होगा? -i⁻², और -i⁻² जो है वो 1 के इक्वल आता है, तो सिंपली ये जो है वो इसका कोफैक्टर होगा। अगर हम मान लीजिए A12 लेते हैं, A12 लेते हैं तो इसका जो रो है 2 का, वो कट जाएगा और उसका जो कॉलम है वो कट जाएगा। तो अब हम इसका जो वो होगा कैसे निकालेंगे? माइनर
4 माइनस 6 × 7। अब ये तो इसका माइनर हो गया। अब इसका हमको अगर एडजॉइंट निकालना है A12 कैपिटल A12, तब हम क्या करेंगे, माइनस 1 पावर I प्लस जे करेंगे। और I प्लस जे में ये क्या है, इसका A12 है। A12 है तो I की वैल्यू क्या है, वो 1 है, और J की वैल्यू क्या है, वो 2 है। तो 1 पावर 1 प्लस 2 क्या होगा, 3। तो -1 पावर 3 क्या होगा, -1। तो -1 के साथ हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 4 × 9 माइनस 6 × 7। तो इसके कोफैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, -1 × 4 × 9 36 माइनस 42 -6 × -1। हम इसको लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 6। इसी तरीके से हम 9 एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल के उनको पुटअप कर देंगे उनकी जगह पे, और उनका अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट A की इक्वल आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि A इनवर्स कैसे कैसे निकाल सकते हैं। हम A इनवर्स 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि A इनवर्स की वैल्यू, A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला था जिससे हम लोग एडजॉइंट A पहले निकालते थे, फिर A का जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती थी वो उससे डिवाइड कर देते थे, तो उसके A इनवर्स की वैल्यू आ जाती थी। और दूसरा हम A इनवर्स निकाल सकते हैं बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो क्लास 12th NCERT की लास्ट एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, अगर मान लीजिए हम A की ही वैल्यू A कोई मैट्रिक्स लेते हैं, तो अगर हम ये पहला रो लेते हैं 1 2 3, और 1 2 3 रो का इसी के रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी A11 स्मॉल a11 इंटू A11 कैपिटल A11 प्लस A12 स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल A13 इंटू कैपिटल A13। तो इसकी वैल्यू हमें क्या होगी, वो डिटरमिनेंट A के वैल्यू के इक्वल आएगी। या तो उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो कोई कॉलम अगर लेते हैं तो उसी के कॉलम के कोफैक्टर से हमको मल्टीप्लाई करके उनके सम के इक्वल जो है उनको सम कर देना है उनका, तो उनकी वैल्यू हमें क्या आएगी, डिटरमिनेंट A के इक्वल। अब उसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर कोई हमने रो लिया, मान लीजिए वही 1 2 3 हमने लिया एक मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स का रो, ये रो नंबर 1 होता है, ये रो नंबर 2 होता है, ये रो नंबर 3 होता है, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो अगर हम R1 का मल्टीप्लाई किसी भी दूसरे, मतलब उसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स के R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, उनके सम का वैल्यू जो होगी वो डिटरमिनेंट A के इक्वल हो जाएगी। और उन्हीं में अगर रो 1 की वैल्यू हम उन्हीं के मतलब दूसरे किसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे R1 की वैल्यू जो है वो हम R3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। ऐसा ही ये कह रहा है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए C1 हमने लिया है और C1 का जो है प्रोडक्ट हम करते हैं दूसरे किसी मतलब कॉलम के, यानी C2 या C3 के कोफैक्टर से, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 0 के इक्वल। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अब हम आगे पार्ट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिसेस और उसके कुछ टाइप्स और उसके निकालने के तरीके, जैसे यूक्लॉन फॉर्म है और कैनोनिकल फॉर्म है। तो थैंक यू।